नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो सेलेब। और रेनबो सेलेब एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपकी मुलाकात हम कराते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से जो आपको निश्चित तौर पर कुछ इंस्पायर करते हैं। और आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां पर आप शायद अब तक अनभिज्ञ होंगे, नहीं भी हो सकते। आपको निश्चित तौर पर बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं विनीत गिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया विनीता। विनीत, आपने एक बहुत ही बेहतरीन सी किताब इन दिनों बहुत चर्चा में है क्योंकि वो एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जिन्होंने सीनियर सिटीजन्स को आई वुड से, और या जो लोग पूरी तरीके से पुस्तकों में रमे रहा करते थे उस जमाने में जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, उस वक्त उनका नाम बहुत ऊपर था और आज भी तकरीबन वही हाल है। तो निर्मल वर्मा की बातें, तो आपने जो ये बायोग्राफी लिखी है उसके बारे में ही मुख्यतः हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यू आर अ यंग डायनामिक राइटर एंड यू हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क आल्सो, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे यूथ यंग लिसनर्स ऑफ एफएम रेनबो को दे दें आप। जी, ये किताब मेरी पहली किताब है। हाँ। इससे पहले मैं लिखता रहा हूँ प्राइमरीली निबंध और आलोचनात्मक लेखन, क्रिटिकल राइटिंग। ओके। तो मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर में एक पत्रकार का काम करता था काफ़ी सालों तक। उसके बाद एक एडिटर के तौर पे काम किया, पर लेखन चालू रहा, लिखता रहा मैं इन्हीं विषयों के बारे में, साहित्य हो गया या पेंटिंग, सिनेमा, इन चीज़ों से रिलेटेड। और वो सब मेरे ख्याल से किसी तरह से उसका एक सिंथेसिस इस किताब में आपको मिलेगा। ये पर्सनल लेवल में कभी उनसे आपकी मुलाकात हुई? निर्मल वर्मा नहीं, उनका देहांत हो गया 2005 में। हाँ। तो मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने उनको पढ़ा भी नहीं था उस समय तक। अच्छा। जी। तो मैंने उनको पढ़ना शुरू काफ़ी लेट किया मेरी ज़िंदगी में। मैं कॉलेज से वापस आया था। अच्छा। और पत्रकारिता मैंने शुरू करी थी। उसके बाद अराउंड 2013-2012 उस समय मैंने इनकी एक किताब डिस्कवर करी, एक सेकेंड हैंड बुक स्टॉल पर दरियागंज में। किताब का नाम था शब्द और स्मृति, और वो निबंध हुई किताब थी। वो आपके लिए थोड़ा जी वो था क्योंकि यू वर इनटू दैट ओनली। आई हैड बीन रीडिंग यूरोपियन राइटर्स ऑलरेडी। ओके। और जो मेरी ट्रेनिंग थी वो अंग्रेजी में ही हुई थी। तो मैं जो किताब जो मुझे मिली शब्द और स्मृति, उसमें उन्हीं राइटर्स के बारे में निबंध थे। एक अर्जेंटीनियन राइटर थे बहुत माने हुए, बोरहेस नाम के। उनके ऊपर एक निबंध था वर्मा का, जो मैंने ट्रांसलेट भी किया है अंग्रेजी में। वो पढ़कर मुझे काफ़ी आसानी सी हुई बाकी जो वर्मा का बॉडी ऑफ वर्क था उससे एंगेज करने के लिए खुद को। ओके, दैट वाज लाइक अ आई ओपनर काइंड की। आपने इनको कभी पढ़ा नहीं है और या इट वाज अ काइंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट मोमेंट। उनके साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि एक तो उनकी सारी रचनाएं इतनी पिक्चरस्क हुआ करती हैं। निबंध में भले आपको पिक्चरस्क कुछ नहीं नजर आए, लेकिन उनकी सारी रचनाएं तो आपने चूंकि पढ़ी है, उन पर ये पूरा किताब ही लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है, और इनफैक्ट बहुत मैंने पढ़ा है इनके बारे में भी, जब लोग बात करते हैं तो चाहे वो प्रतिनिधि कहानियां हो या फिर उनकी मेरी कहानियां, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके सारी किताबों में सबसे अच्छी बात यही होती थी कि उनके सारे किरदार बिल्कुल आपके आंखों के सामने आते थे। बिल्कुल। उनकी जो कहानी लिखने का स्टाइल था वो बहुत विजुअल था। जी, बहुत ज्यादा। राइट, बहुत इवोकेटिव से स्टाइल था। और वो निबंध जो उनके थे वो बहुत सिमिलर थे। यही मेरी जो डिस्कवरी थी ये किताब रिसर्च करते हुए, वो यही थी कि वो जो निबंध लिखते थे वो एज ए क्रिएटिव राइटर ही लिखते थे, और जो कहानियां लिखते थे एज ए क्रिटिकल राइटर लिखते थे। तो वो जो क्रिएटिव क्रिटिकल का सिंथेसिस था वो दिखता है हमें वर्मा के लेखन में। एज यू नो, रेनबो चैनल इज फॉर द यूथ। तो हम लोग बातें कर रहे थे उनके लेखन के बारे में कि कितने विजुअल हुआ करते थे, है ना? जी। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब वो किसी जगह के बारे में डिस्क्राइब करते थे, चूंकि वो हिमाचल से थे, तो उनके बचपन से ही मुझे लगता है वो शक्ति जो थी उसको एक्सप्लेन करने की, इलैबोरेट करके बताने की, वो बहुत कुछ उनके आगे के लेखन में भी दिखा आपको। बिल्कुल। वर्मा एक जगहों से जुड़े हुए लेखक थे, शहरों से पर्टिकुलरली। ओह ब्यूटीफुल। तो अगर आप प्रेमचंद के बारे में सोचें या उनको पढ़ें तो उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो बनारस की याद हमें इतना नहीं दिलाता है या इलाहाबाद की, लेकिन वर्मा को पढ़ते हुए एकदम से सामने आ जाता है दिल्ली और प्राग, ये 3 शहर, चेकोस्लोवाकिया। जी। तो इन शहरों के बारे में उन्होंने ऐसे लिखा जैसे वो शहरी उनके किरदार थे। बिल्कुल हमारी इच्छा होती है कि उन सब जगहों में जाएं। जी बिल्कुल, उनके पढ़ के यही लगता है। मैं गया भी, क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ा था तो मैं प्राग में कुछ समय गया, शिमला गया, दिल्ली में तो मैं हुई, और समझने की कोशिश करी कि क्या था उस शहर में जिसने वर्मा को इस तरह से छुआ, इस तरह से प्रभावित किया। जी, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो एकाकीपन था जो पुस्तकों में झलकता था
वो मुझे ऐसा लगता है कि that was one reason why he could identify with the people those who were quite lonely. What do you say to that? No, I agree completely. और यही वजह है कि people who feel lonely और readers identify with him so much. अकेलेपन के लेखक तो थे ही वो. जी. और इस समय मैं जो देखता हूँ यंग रीडर्स में स्पेशली, निर्मल वर्मा को पढ़ा भी काफ़ी जाता है और उनकी कहानियों को मेनली, और बहुत सिंपैथेटिकली पढ़ते हैं यंग रीडर्स उनको. और इसका रीज़न शायद यही है कि उनकी जो वॉइस थी, राइटर्स वॉइस, वो ऐसा लगता था कि आप ही से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आपको ही संबोधित करके. हाँ, वो सारे कैरेक्टर्स तो मुझे लगते थे कि वो बिल्कुल वो खुद हैं, जो हॉस्टल में उनका रहना या फिर लिफ्ट की आवाज, हर कुछ ऐसा लगता था जैसे कि निर्मल वर्मा खुद हैं, उनके हॉस्टल की बातें हो रही है, उनकी परिचिता है या फिर उनका एकाकीपन है. तो उनकी कौन सी पुस्तक आपको ऐसा लगता है जो बहुत सोलफुल और सबसे ज्यादा, मतलब होता है ना कि वैसे तो उनके सारे काम बहुत अच्छे हैं, सारी रचनाएं बहुत दिल को छूती हैं, लेकिन कोई एक खास जिसमें उनकी सबसे ज्यादा झलक मिलती है वो है उनकी डायरी, धुंध से उठती धुन. बहुत ही अनोखी सी किताब है, फ्रैगमेंट्स की तरह लिखी गई है और बहुत सी विधाओं का उसमें मिक्सचर है, मिश्रण है. तो ट्रैवल राइटिंग भी मिलेगी आपको, पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स भी मिलेंगे, और उसमें उन्होंने लिखने और पढ़ने पर बहुत ध्यान दिया है, उन चीज़ों के बारे में लिखा है. और ये हमें एहसास होता है वो पढ़ कर के एक लेखक बनता कैसे है, एक पाठक होना उसका पहला पड़ाव है लेखक होने का. तो वो उस किताब ने ही मुझे ये सिखाया. और लालटीन की छत, काले कौवे. जी, उनके जो उपन्यास हैं और कहानियां हैं वो तो है ही. आप परिंदे पढ़िए, जो उनकी पहली कहानी की किताब थी, और परिंदे नाम की कहानी उसी में थी, जिसे पढ़कर कुछ आलोचक थे जो यहाँ के क्रिटिक्स थे हिंदी के, उन्होंने एक फ्रेज का यूज़ किया, एक टर्म का यूज़ किया, नई कहानी. और वो परिंदे से ही ऑलमोस्ट वो शुरुआत हुई, और भी लेखक थे जो उस कैटेगरी के अंदर रखे गए, और वर्मा को थोड़ी सी परेशानी थी उस कैटेगरी से, खुद को उन्होंने उसे अलग करने की कोशिश करी. लेकिन परिंदे पढ़कर हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि कुछ बहुत ही नया, एक शुरुआत थी वो हिंदी साहित्य में. जी, हम उनके और कुछ नॉवेल्स की बातें करेंगे. मुझे खासकर वे दिन बहुत पसंद आया था, और उसकी बात हम करेंगे किस तरीके से जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं दूसरे देशों में, दूसरे मुल्क में, जब वहाँ पढ़ाई करते हैं तो जिस तरह का क्राइसिस वो फेस करते हैं, और कैसे उनके रोमांटिक लिंक्स भी हो जाते हैं, तो उसको कैसे वो कोप अप करते हैं, उसकी बातें हैं उसमें. लेखन की ओर जिनका भी रुझान है वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी लेखक के बारे में शायद ये एक पहला मौका होगा कि इतने इलैबोरेट और बहुत ही डिटेल्ड इसमें बातें हैं. लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सा और रोशनी डालें, हमें बताएं कि क्या ऐसी बातें हैं इसमें जो आमतौर पर जनरल लिसनर्स नहीं जानते, क्योंकि देखिए आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप क्या इसमें खास, इस किताब की है खासियत? एक खासियत ये है कि ये बायोग्राफी होते हुए भी बायोग्राफी नहीं है. इंट्रोडक्शन में मैंने ये वाक्य भी लिखा है कि दिस इज नॉट अ बायोग्राफी टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि ये एक लेखक के जो पूरा बॉडी ऑफ वर्क है उससे एक तरह का क्रिटिकल एंगेजमेंट है, और दूसरा ये बायोग्राफी फॉर्म का भी इन्वेस्टिगेशन है एक तरह का. तो मेरी जो रिजर्वेशंस हैं जीवनी को लेकर, बायोग्राफी एज अ फॉर्म उसको लेकर, वो भी मैंने इसमें साझा किए हैं इसके थ्रू. तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐसे मैंने प्रेजेंट की है कि ये बात आपको नहीं पता होगी. ये पूरी तरह से इनके प्रोफेशनल लाइफ पे ही है या फिर इनके जी, इसमें मेरा जो थीसिस है वो ये है कि जो पर्सनल लाइफ है और जो लिटरेरी लाइफ है वो लगभग सेंसिबिलिटी के लेवल पर एक ही हो जाता है. सही तो जो लेखक जब बनता है, जिन शहरों में वो रहा, जो किताबें उसने पढ़ी, जो जीवन उसने जिया, वो सब रिफ्लेक्ट होने लगता है उन किताबों में. तो उनको उन इंग्रेडिएंट्स को देखने की कोशिश है वर्क में, बुक्स में वर्मा के. और सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से जो मैं बोल रहा हूँ इसमें बात वो ये है कि वर्मा आज याद तो है लोगों को, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी साहित्य में और इनफैक्ट विश्व साहित्य में, वो कम्प्लीटली लोग भूल चुके हैं पूरी तरह से. तो मेरा ये अटेम्प्ट है इस बुक के द्वारा, ऐसे लेखक की तरह मैं देखना चाहता हूँ वर्मा को, जो वर्ल्ड लिटरेचर के परिवेश में रखा जा सकता है. बिल्कुल, सिर्फ हिंदी में नहीं. हाँ, निश्चित तौर पर वो कम्प्लीटली आई आइडेंटिफाई विद दिस, और इत्तेफाक रखती हूँ मैं आपकी सारी बातों से, क्योंकि मैंने जब उनको पढ़ा है तो मुझे हमेशा ऐसा लगा है जैसे कि निर्मल वर्मा ही हैं वो सारे
किरदारों में जो कि पूरी तरह से उभर के आते हैं। और ये भी सही बात है विनीत, आई डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू एग्री टू दिस, कि एक ऑनेस्ट लेखन जो होता है, एक अगर आप सच्चाई से लिखते हैं तो वो जो रिफ्लेक्ट करता है वो पाठकों को निश्चित तौर पर बहुत अपील करता है। अगर आप इसमें ऑर्नामेंटल बनाकर कुछ और बातें करें तो शायद वो इमीडिएट अट्रैक्ट नहीं करेगा पाठकों को जितना कि एक ऑनेस्ट लेखन करता है। व्हाट डू यू से टू दैट? जी, ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट वर्ड यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। खुद को लेखक बनाने का जो मेरा स्ट्रगल चलती रही है बहुत सालों से, उसमें ये शब्द आता रहा है मेरे जहन में, और ये सवाल, व्हाट डज इट मीन टू बी एन ऑनेस्ट राइटर? यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू व्हाट एग्जैक्टली? सो वर्मा का ये कहना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और टू योर एक्सपीरियंस एंड टू योर मेमोरीज, अपनी स्मृतियों से। और जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, इन दोनों को मिला के जो लेखन बनता है, मेमोरी और एक्सपीरियंस को, वो वर्मा का लेखन है। और एक तो ये ऑनेस्टी हुई एज एन आर्टिस्ट, और दूसरी एज अ पर्सन ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, क्योंकि वो खुद पर ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन हिमसेल्फ, ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, और उन्होंने पूरी जिंदगी कोई नौकरी नहीं करी कहीं पर। ऑल्दो लेखन में उनको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था, उनके पास पैसे ये नहीं सब थे, बातें पूरी भी जिंदगी बहुत कुछ उनके लेखन में दिखती है, रिफ्लेक्ट झलकती है। करता जी, जी, हाँ। जी। तो आप क्या सोचते हैं उस नॉवेल के बारे में? वेदिन वर्मा का पहला उपन्यास था जी, और वो शायद पहला भारतीय उपन्यास था जो पूरी तरह से विदेश में सेट था। उस समय ऐसा कोई उपन्यास नहीं था, अभी भी शायद बहुत मुश्किल है ढूंढना ऐसा कोई लेखक जो हिंदी में लिख रहा हो जी, एक नॉवल मुझे भी स्मरण नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, जी। और तो ये प्राग में सेट था। वर्मा प्राग गए थे 1959 में, ये 64 में 64 में। जी जी, वो प्राग गए थे ट्रांसलेशन फेलोशिप पर। उनका काम था वहाँ पर चेक राइटर्स को हिंदी में उनका अनुवाद करना, मॉडर्न चेक फिक्शन का। और इसी बीच अपना लेखन भी उन्होंने कंटिन्यू किया। और वेदिन एक ऐसी किताब थी जिसमें ही डजंट टॉक अबाउट एनी ऑफ दैट। वो अपने ट्रांसलेशंस की बात नहीं करते हैं, चेक राइटिंग की इतनी बात नहीं करते हैं। वो बस एक उपन्यास है, एक इंडियन, शायद अब वो हमें पूरी तरह से पता नहीं। क्राइसिस में एक ऐसा व्यक्ति जो कि वहाँ पढ़ाई कर, इसमें तो ये स्टूडेंट बने थे, मतलब ऐसे कह रही हूँ जैसे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेन एक्टर है वो एक प्रोटैगनिस्ट, वहाँ पर वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक हॉस्टल में रहता है और उनके 4 दोस्त हैं। और जब छुट्टियां होती हैं, सारे चले जाते हैं, तो ही नीड्स मनी टू सर्वाइव, तो वो एज अ टूरिस्ट गाइड काम करता है, एंड देन ही मीट्स अ लेडी। बिल्कुल। वर्मा में एक और बात, ये जो छुट्टियों वाली बात आपने कही, बहुत जगह मिलेगी। परिंदे में भी पूरी छुट्टियां ही होती है। तो ये छुट्टी और वर्मा के लेखन का एक संबंध है बहुत अच्छा। तो छुट्टियां हैं, कोई नहीं है यूनिवर्सिटी कैंपस में वगैरह। ये इसको तो बहुत बार उन्होंने बहुत सारी कहानियों में लिया है। हाँ, उनका कुछ है जो कुछ एक खालीपन है जो उनको अपील करता होगा जी सेटिंग में। उसके लिए छुट्टियां बहुत ज़रूरी हैं। और एक इंटरप्शन भी है लाइफ से कि आप किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, जो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर सडनली देयर इज एन इंटरप्शन। तो उसकी वजह से छुट्टियां दे प्ले अ ग्रेट ह्यूज रोल इन अ चाइल्ड साइकी आल्सो। True. And that leaves a void in your life. जब suddenly you are left without friends, और जिन क्षेत्रों के बारे में वो बात करते हैं वो सब बहुत लो डेंसिटी वाली जगह है। वहाँ पर ठंड बहुत, कम लोग, तो इन सब चीज़ों से रिश्तों में गर्माहट नहीं है, शहर में गर्माहट नहीं है, तो जाहिर है आदमी परेशान होगा और ज़्यादा अकेला फील करेगा। जी, वो तो ये वाला एस्पेक्ट ज़रूर है उनके कई उपन्यासों में। वो दुखबोध के लेखक तो थे ही। एक कॉमेडी भी है उनकी राइटिंग में जो काफी ओवरलुक होती है। जी, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। या विल शेयर दैट विद आवर लिसनर्स। अगर आपको एक जगह ही किसी भी, मैं कह रही हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ही मौका मिल जाए कि उनके सारे जो काम है, सारे वर्क्स हैं, उसको एक एनालिटिकल फॉर्म में सब कुछ किया हुआ मुझे एक जगह पढ़ने को मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा, है कि नहीं? जी। तो बस हम इसीलिए खुश हैं कि विनीत जी आपने ये एफर्ट लिया और हम तक ये बातें पहुंचाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ये पुस्तक लिखी तो आपको क्या लगा कि हाउ विल इट बी रिसीव्ड? इस बारे में तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप एज अ राइटर ये सवाल अपने से पूछेंगे तो कुछ नहीं लिख पाएंगे। नहीं, फिर भी एक होता है ना कि आपने ऐसा विषय ही चुना था तो। हाँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अपील करता था वो विषय। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी राइटर के लिए कि वो इस चीज पे ध्यान ज्यादा दे कि what appeals to me rather than how would it be received by the public at large. Okay, तो वो क्वेश्चन मेरे जहन में नहीं था उस समय। लेकिन ऑफ कोर्स जब ये किताब खत्म हुई और पब्लिशर के पास गई और प्रोडक्शन शुरू हुआ, तब ये सेल्फ डाउट और वरी ये सब तो था
क्योंकि बहुत लिटरेरी सब्जेक्ट है और जीवनियाँ ऐसे इतनी पॉपुलर नहीं है हिंदी में, तो बिल्कुल भी जीवनी कोई परंपरा ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ने वालों को हिंदी में लिखी गई। जी, जैसे ये पहली किताब है जो वर्मा के बारे में है, एक साहित्य अकादमी की एक मोनोग्राफ है, इससे पहले हिंदी में निग्लेक्टेड कुछ 80 पेज का अज्ञे के ऊपर अभी किताब लिखी गई है, अक्षय मुकुल ने लिखी है। उससे पहले अज्ञे इतने सालों तक, उनकी मृत्यु को बहुत साल हो गए, लेकिन किसी ने जीवनी लिखी नहीं। और अगर आप देखें रेणु और प्रेमचंद पर भी है, हिंदी में उनके बेटे की किताब है। उसके अलावा प्रेमचंद was one of the biggest storyteller, but then would say he is also at par only. I mean, इनकी कहानियों में भी जो एक विजन बनता है, और प्रेमचंद की कहानी में भी वही विजन और ह्यूमर, उनके लेखन में कुछ कभी कभी ह्यूमर होता था जो कि बड़ा ही अलग किस्म का होता था। एक मुझे याद आ रहा है, जैसे वो जब फ्रेंड्स बातें करते हैं तो उन लोग किसी शहर के बारे में बता रहे हैं, शायद वो चेकोस्लोवाकिया है या कहीं, और या प्राग भी हो सकता है, कि इट्स अ सिटी ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट दे से इट्स अ सिटी ऑफ फुल ब्लैडर। I mean, that was so cute. Coming from him, वो सारी बातें, क्योंकि वो कहते थे कि कभी कभी हमें रोना आता था जब हम खोजते थे कहीं पर कोई एक अच्छा सा रेस्ट रूम हो, तो क्योंकि वो पूरा समय वो पब्स में बिताते थे वो किरदार। अच्छा, तो जरूरत पड़ती ही थी, वो दूर दूर तक खाली इलाका और उसमें परेशानी होती थी। तो इस तरह का ये ह्यूमर और भी कहानियों में। और 3 एकांत आपने मेंशन किया, उसमें एक बड़ा ही कमाल का एक फ्रैगमेंट मोनोलॉग है। 3 एकांत 3 मोनोलॉग्स में लिखी गई है। बहुत एक्सपेरिमेंटल किताब थी अपने ज़माने की। उसमें एक है 1.5 इंच ऊपर, वो भी एक शराबी के ऊपर है। कि क्या आप जब पिए तो जब हवा से आप 1.5 इंच ऊपर उड़ने लगे, उससे ज़्यादा मत उड़िएगा। कि उसका मैसेज है उस कहानी का। बड़ी बहुत फनी है वो कहानी। तो इस तरह की बातें, ह्यूमर को जिस अंदाज में वो लेकर चलते थे, तो वो हमें लगता है बहुत अपील करता था। और आप अपने पुस्तक के बारे में ही कुछ और बातें कीजिए कि इनके फैमिली मेंबर्स ने जब इस पुस्तक को देखा होगा, पढ़ा होगा, आप उनसे भी कभी बात किए होंगे? जी, मैं उनके वाइफ से मिला था, गगन गिल। शुरू में वो तो खुद इतनी जानी मानी राइटर है। जी, पोएट है। तो उन्होंने बहुत समर्थन किया मेरा। तो उनसे 2 मीटिंग्स हुई और उनको मैंने कोट भी किया है फर्स्ट चैप्टर में। तो उन्होंने काफ़ी खुल के बात की उस बारे में। उनके जो आखिरी दिन थे वर्मा निर्मल जी के, उस बारे में। तो निर्मल वर्मा की 2 शादियाँ हुई। उनकी पहली बीवी से उनकी एक बेटी है पुतुल वर्मा, वो इंग्लैंड में रहती हैं। उनका मेरे ख्याल प्राग में उनका जन्म हुआ था, चेकोस्लोवाकिया में कहीं पर, और फिर वो इंग्लैंड चले गए। उसके बाद गगन जी ने बताया कि वो हिंदी नहीं पढ़ती, तो उनको अपने पिता के बारे में, अपने पिता के लेखन के बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो अभी कुछ दिन पहले गगन जी ने मुझे एक फ़ोटो भेजी कि वो मेरी किताब उन्हें दे रही थी। अच्छा, तो पहली बार। हाँ, तो वही उनकी फैमिली, मेरे ख्याल से ये उनका पहला कॉन्टैक्ट होगा वर्मा की लिटरेरी इमेजिनेशन के साथ। So very excited to hear from her. Very nice. That is a real, I would say, an achievement because आपका that was a very sweet gesture. अप्रिसिएशन जो है सही जगह से आ जाए ना, तो फिर आपको आगे के लिए भी लाइफ में मोटिवेट करता है। और आगे की क्या योजनाएं हैं, और किसी के बारे में कुछ लिखना चाहेंगे आप? जी, लिखना तो मैं चाहूँगा, लिख ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन फिल्में कितना देखते हैं आप? फिल्में देखता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। हिंदी फिल्में अभी थोड़ी कम हो गई हैं। तो क्योंकि और भी फिल्में देखनी बाकी हैं, बहुत कम फिल्में देखी हैं मैंने। तो गाइड देखी थी? जी। तो R.K. नारायण ने तो इसमें किया है। हाँ, वो उपन्यास भी पढ़ा है मैंने। हाँ, तो आपको क्या लगता है, जैसे कितना जस्टिफिकेशन हुआ? क्योंकि मैंने गाइड फिल्म भी देखी और नॉवेल हमारे कोर्स में ही था, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया। नहीं, कुछ नहीं छूटा। जो भी छोटा, बुक में आप थोड़ा और एनालिटिकल हो जाते हैं, लेकिन विजुअल में थोड़ा सा लिबर्टी वो लेते हैं, बट इट रियली did a lot of justice to it. तो ऐसा क्या लगता है, निर्मल वर्मा की कौन सी रचना पे बहुत अच्छी फिल्म बनेगी? फिल्म बनी है उनकी रचनाओं पे, तो वो फिल्म वर्मा को पसंद नहीं आई थी। अच्छा, परेशानी ये थी। मेरे ख्याल से माया दर्पण पर फिल्म बनी है। ओके, हाँ जी। माया दर्पण फिल्म एक, वो कहते हैं आर्ट कैटेगरी में आता है, आर्ट फिल्म जैसे कुछ बनती थी ना, जो कि लीक से थोड़ी हट कर बनती थी। तो वैसे में था ये फिल्म, और मैंने देखी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, चूंकि मासेस तक नहीं पहुंची तो उन्हें पसंद नहीं आया होगा। तो उनको ट्रीटमेंट भी शायद पसंद नहीं है। राइटर्स को जनरली उनका जो फिल्म एडेप्टेशंस हैं वो हिस्टोरिकली, जितना मुझे पता है, पसंद आते नहीं है।
क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ छूट जाता है, और मेन चीज़ जो छूटती है सिनेमा एज अ फॉर्म में वो है इंटीरियरिटी। मेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उनको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ इन द मीडियम ऑफ फिल्म, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, बस इस नोट पे कि आपकी आगे की योजनाओं में कौन है जिस पर आप ये काम करना चाहेंगे? ऐसी कोई योजना बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन कुछ मैं लिख रहा हूँ। मेनली मेरा ऑब्जेक्टिव है कुछ इंडियन पेंटिंग के बारे में। ओके, दैट्स नाइस। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं। और Thank you. निर्मल वर्मा जी की उनके अधूरेपन, उनके लाइफ के या उनके मेंटल जो उनके ट्रॉमास थे या फिर उनके प्लेजर्स थे, उन सब चीज़ों को जिस तरीके से आपने एनालाइज करके एक पुस्तक के रूप में, एक बायोग्राफी में डाला है, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार उन तमाम पाठकों की ओर से जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। और हम यहाँ FM रेनबो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जी शुक्रिया, थैंक्स Thank you so much for sparing your precious time. Thanks It's been for a having pleasure talking to you. Likewise. Thank you.